हाय एवरीवन, मैं रामजीत कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने स्टडी चैनल इंडिविजुअल स्टडी में। आज की इस वीडियो लेक्चर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आज हम जानेंगे कि 1962 में भारत चीन युद्ध, साथ ही 1965 और 1971 में भारत पाक युद्ध जो हुआ था उसके बाद क्यों भारत को परमाणु दक्षता हासिल करना जरूरी हो गया था, और क्रमशः 1974 और 1998 में भारत यह दक्षता हासिल कर दुनिया को ये बता दिया था कि भारत की ओर उठने वाली नज़रें अब बख्शी नहीं जाएगी। तो इसी माध्यम से आज हम पोखरण परमाणु परीक्षण के बारे में जानेंगे। साथ ही ये भी जानेंगे कि भारत के अलावा अन्य 5 देश भी इस प्रकार के परीक्षण कर चुके थे, तो फिर उनको क्यों नहीं रोका गया, भारत पे इतनी नज़रें क्यों गड़ाई गई। साथ ही इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि जो एनपीटी है, यानी कि इसके बारे में कई बार पूछा गया है, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी है, साथ ही एनएसजी, तो इसके बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे कि क्या है। तो चलिए इसे हम स्टार्ट करते हैं। इसे जानने से पहले हम थोड़ा द्वितीय विश्व युद्ध की तरफ चलते हैं, यानी कि सेकंड वर्ल्ड वार हुआ था उस समय चलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो सेकंड वर्ल्ड वार हुआ था वहाँ पे 2 बॉम्बिंग किया गया था अमेरिका के द्वारा। आप देख सकते हैं जैसा कि ये पहला देखिए हिरोशिमा का दिखाया गया है, दूसरा नागासाकी का। तो इन दोनों को देख सकते हैं, ये लिटिल बॉय और दूसरा फैट मैन के नाम से 2 बम गिराए गए थे वहाँ पे। तो इन दोनों बम के बारे में जानिएगा कब गिराया गया था। तो एक 6 अगस्त को लिटिल बॉय, ये हिरोशिमा में, और 9 अगस्त 1945 को, दोनों 1945 में, यह नागासाकी में गिराया गया था जापान के। तो उसका दुष्प्रभाव जापान को काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला। मान लीजिए उस समय जो युद्ध में थे लोग, उनको तो उस समय क्षति पहुंची, लेकिन भविष्य में जो बच्चे हुए उनकी कोई गलती नहीं थी, उनकी भी अपांगता के कारण इस युद्ध का दुष्प्रभाव पड़ा, आने वाली पीढ़ियों पे पड़ा। तो इसी को देखते हुए कई ट्रीटी लाए गए थे, उसको हम बारे में डिटेल में जानेंगे। तो इसी को देखते हुए एक ट्रीटी लाया गया था एनपीटी। आप जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे बताया गया कि नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। तो यहाँ पे जो प्रोलिफरेशन है इसका मतलब होता है विस्तार से, यानी आप किसी भी चीज़ का त्वरित विस्तार नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए किसके विस्तार के बारे में कहा गया है, तो परमाणु हथियार के बारे में विस्तार के बारे में कहा गया है। और इसमें कहा गया था कि कोई भी देश है वह परमाणु हथियार की ओर अग्रसर नहीं हो, देश को शांति की ओर चलना चाहिए, क्योंकि जापान के साथ जो अभी हुआ वह काफ़ी ही ज़्यादा भयावह है। तो चलिए हम सबसे पहले एनपीटी को देख लेते हैं, और ये भी जानेंगे कि भारत इसके बावजूद भी क्यों परमाणु जो परीक्षण है वह किया। तो चलिए हम सबसे पहले एनपीटी जानते हैं। इसका फुल फॉर्म आप देख लिए हैं, इसको हिंदी में कहते हैं परमाणु अप्रसार संधि। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे परमाणु अप्रसार संधि में अभी जो 5 देश हैं इस पर साइन नहीं किए हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक अफ्रीकी देश है दक्षिणी सूडान, यहाँ पे देख सकते हैं भारत, और भारत के बगल में ये आपका हो गया पाकिस्तान। तो ये 3 यहाँ से हो गए। और इसके अलावा एक आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपका कौन हो गया, उत्तरी कोरिया। हालांकि इस ट्रीटी पर वह साइन किया था, लेकिन बाद में वह इससे बाहर हो गया था। और एक आप यहाँ पे देख सकते हैं इजराइल। तो इन 5 के बारे में आपको जानना है। इजराइल देखिए, इजराइल भी इस पर साइन नहीं कर चुका है, तो ये भी आप जानना है। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा और डिटेल जानते हैं। तो यहाँ पे कहा गया है कि जो एनपीटी है इसका उद्देश्य है विश्व भर में परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकने के लिए जितने भी परमाणु परीक्षण है उस पर अंकुश लगाना है। 1 जुलाई 1968 को इस समझौते पर हस्ताक्षर किया गया था। तो ये भी याद रखना, इस पर हस्ताक्षर कब किया गया था, तो 1 जुलाई 1968 को। इस संधि का प्रस्ताव सबसे पहले आयरलैंड ने रखा था, और इस पर सबसे पहला राष्ट्र जिसने हस्ताक्षर किया था वह फिनलैंड था। तो ये सब काफ़ी शांति प्रिय देश हैं, तो इनके बारे में आप जान सकते हैं। जो फिनलैंड है, स्वीडन है, तो ये सारे यूरोपियन कंट्री हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी इस संधि पर हस्ताक्षर कर चुके देशों की संख्या 190 है, जिसमें 5 देश के पास आणविक हथियार है। अब इसी दोहरी नीति के खिलाफ भारत ने इस प्रकार की कदम उठाया था। यहाँ पे देखिए यह जो नीति बनाया गया था एनपीटी के अंतर्गत, इसके अंतर्गत कहा गया था कि जो 5 देश हैं, जो अभी जो यूएन के काउंसिल है जिसमें ये 5 देश सदस्य भी हैं जो परमानेंट मेंबर हैं, यानी कि अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चाइना, इनके सिवाय अन्य कोई देश इस प्रकार का परमाणु हथियार नहीं बना सकता है। उस पर प्रतिबंध लगाया जाएगा अगर वह एनपीटी पे साइन करता है तो। इसीलिए भारत एनपीटी पे अभी तक साइन नहीं किया है, और चाइना इससे मजबूर करता है भारत को हर बार एनपीटी पे साइन करने के लिए, क्योंकि इससे हम रिलेट करके पढ़ेंगे। अगर भारत एनएसजी की सदस्यता चाहता है, और अगर चाइना का यही दावा रहता है कि तुम्हें एनएसजी की सदस्यता तभी हम देंगे जब तुम एनपीटी पे साइन करोगे, तो इसके बारे में भी हम डिटेल जानेंगे। यहाँ पे देखिए जैसा कि 5 देशों के बारे में बताया गया, ये अभी जो संप्रभु देश हैं, सोवरेन कंट्री हैं, इन्होंने अभी तक इस पे हस्ताक्षर नहीं किया है।
जैसा कि देख सकते हैं दक्षिणी सूडान ये हाल ही में नया देश उभरा है तो इसलिए नहीं किया है। भारत क्यों नहीं किया है, तो भारत के जो पड़ोसी देश हैं चाइना और पाकिस्तान, जो चाइना है 1964 में इस प्रकार का परीक्षण कर चुका था, तो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा खतरा बना रहता है चाइना से। साथ ही पाकिस्तान के बारे में तो कुछ कहिए मत, हमेशा हमला करते रहता है। तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि ये जो हमारी पड़ोसी है उसकी नीयत को देखते हुए, उसकी ख़राब नीयत को देखते हुए भारत को ऐसा करना पड़ा था। आगे हम देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम ये जानते हैं कि जो एनपीटी है उसके तहत भारत को परमाणु संपन्न देश की मान्यता नहीं दी गई है। भारत चूंकि अभी परमाणु संपन्न देश है, छठा देश है जो इस प्रकार की क्रिया को किया था, लेकिन भारत को परमाणु संपन्न देश नहीं माना जाता है, क्योंकि एनपीटी के अनुसार कहा गया था कि ये जो आप ट्रीटी देख सकते हैं 1968 में हुआ था, यहाँ पे बताया गया था इसके अनुसार यह ट्रीटी पर जो समझौता हुआ था 1 जुलाई 1968 को, लेकिन कहा गया था कि 1 जनवरी 1968 के पहले जिनके पास परमाणु हथियार हैं उन्हीं देश को सिर्फ इस प्रकार के दक्ष देश माना जाएगा। इसके बाद अगर कोई देश इस प्रकार की दक्षता को हासिल करते हैं तो उसको या तो हर देश के द्वारा कोशिश होगा कि उसको विनाश कर दिया जाए या उसको खुद अपने देश स्वतः खत्म करे। तो इसी दोहरी रवैया के चलते भारत के जो उस समय अन्य व्यक्ति थे उनका काफ़ी ज़्यादा इसके प्रति गुस्सा था कि अन्य 5 देश को भी वो सारा जो उनके पास हथियार है उनको भी क्या करना चाहिए, तो उसको भी डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। इसी तभी दुनिया शांति की तरफ जा सकती है। अगर किसी के पास है और किसी के पास आपको एकदम रोकने का प्रयास करिएगा तो ये सही नहीं है। तो फलता भारत ने फिर ऐसा किया था। तो यहाँ पे आप इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल जान लिए। अब थोड़ा हम जानते हैं एनपीटी के बाद हम थोड़ा एनएसजी के बारे में जान लेते हैं, जिसकी अभी व्याख्या की जा रही थी। तो जो एनएसजी है यानी कि न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप, तो एनएसजी के देख लीजिए जो यहाँ पे मेंबर हैं उसमें है, यहाँ पे देख सकते हैं भारत इसका मेंबर नहीं है, इसका प्रयासरत है, लेकिन चाइना हमेशा इसमें अड़चन लगाए हुए है। यहाँ पे देख सकते हैं जो एनएसजी है इसका क्या कार्य है, तो यह बहुत से देशों का एक समूह है जो नाभिकीय निःशस्त्रीकरण यानी कि न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट की तरफ प्रयासरत है। इसके तहत 48 समूह देश हैं। एनएसजी का गठन आपको याद रखना है कि जो एनएसजी है इसका गठन 1974 में हुआ था, और क्यों हुआ था, जब भारत ने परमाणु परीक्षण किया था उसी की प्रतिक्रिया में किया गया था। तो ये डेट आपको याद रखना है। तो इंटरनेशनल लेवल पर भारत को रोकने के लिए ऐसा किया गया था और इसकी पहली बैठक 1975 में हुई थी। ये जो एनएसजी है इसका देखिए लक्ष्य से आपको यहाँ पे समझ में आएगा कि यह जो एनएसजी है इसका जो लक्ष्य कहा जा रहा है कि जिन देशों के पास नाभिकीय क्षमता नहीं है वो इसे अर्जित नहीं कर सकते हैं। यानी कि भारत के पास नाभिकीय क्षमता अभी हो चुका है, अगर कोई अन्य देश है जिसके पास नाभिकीय क्षमता नहीं है तो अगर इस पे साइन करता है या इसका ग्रुप बनता है एनएसजी का, तो वह भविष्य में कभी एनपीटी पे अगर साइन कर चुका है तो भविष्य में कभी इस प्रकार की जो क्या कहते हैं परीक्षण है नहीं कर सकेगा। इसके यहाँ पे कहा गया है कि यह समूह ऐसे परमाणु उपकरण, सामग्री और टेक्नोलॉजी के निर्यात को रोक लगाता है जिसका प्रयोग परमाणु हथियार बनाने में होता है। यहाँ पे कहा गया है कि जो भी परमाणु है उसका आप यूज़ आप तो बिजली के लिए करिए या किसी अन्य विकल्प के लिए करिए, बजाय कि आप उस टेक्नोलॉजी का यूज नहीं कर सकते हैं हथियार बनाने में, यानी कि परमाणु हथियार, ये सब के लिए यह रोकता है। तो आपको एनएसजी के बारे में भी समझना है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते होंगे कि यह समूह सैद्धांतिक रूप से केवल परमाणु अप्रसार, यहाँ पे देख सकते हैं इसी बात को बताया जा रहा है कि जो एनपीटी पर हस्ताक्षर करने वाले देश के साथ परमाणु व्यापार की अनुमति देता है। तो ये कहता है कि जो एनपीटी के सदस्य हैं वे परमाणु व्यापार कर सकते हैं। तो इसके माध्यम से ये बताया जाता है। तो भारत एनएसजी का सदस्य बनना चाहता है क्योंकि वह भारत परमाणु के आयात को चाहता है कि इसे हम ज़्यादा खरीदें, इसको हम सही यूज कर सके, अपने बिजली की क्षमता को बढ़ाएं, ये सारे चीज़ों के लिए। लेकिन चाइना हमेशा इसमें अड़चन बना रहता है और रोक लगाता है कि भारत उसका गलत प्रयोग करेगा और परमाणु परीक्षण और इसको बढ़ावा दे सकता है और बड़े लेवल पे कर सकता है। तो चाइना के द्वारा इसे रोका जाता है। हालांकि उसका हमारे पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। 2008 में ही यूएसए और भारत के बीच एक न्यूक्लियर एग्रीमेंट हुआ था जिसके तहत भारत को इस प्रकार के अन्य सुविधाएं भी मिल रही है। तो चलिए हम जानते हैं कि यहाँ पे जो भारत की परमाणु अनुसंधान की शुरुआत कब हुई और कैसे कैसे भारत अपने परमाणु दक्षता की ओर बढ़ा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भारत में परमाणु अनुसंधान की शुरुआत के जनक कौन थे, तो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा थे। यहाँ पे देखिए अब आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। यहाँ पे कहा जा रहा है कि हालांकि भारत उस वक्त परमाणु अप्रसार संधि के पक्षधर में था
भारत शुरुआत में NPT के पस्तर में था। वह चाहता था कि सारे देश शांति की ओर चले और जितने भी न्यूक्लियर हैं उसको डिस्ट्रॉय किया जाए। लेकिन 1962 में भारत पे चीन का हमला, 65 में पाकिस्तान का हमला, इससे भारत काफ़ी टूट चुका था और इस संधि पे साइन करने से वे काफ़ी मना कर चुका था और उसने फलतः अपना इस प्रकार का परीक्षण किया। यहाँ पे देख सकते हैं कि इस संधि के तहत कुल 5 देशों को परमाणु तकनीक विकसित करने की छूट थी, तो वे सिर्फ ही कर सकते हैं। तो यही दोहरी जो नीति थी, तो उसके तहत अमेरिका था, सोवियत रूस था, चीन था, इंग्लैंड था और फ्रांस था। तो हमें अमेरिका, सोवियत रूस, इंग्लैंड और फ्रांस से उतना डर नहीं था जितना कि चाइना से, क्योंकि चाइना को इस प्रकार की छूट मिल चुकी थी, इसलिए भारत इस पर सिग्नेचर करने से पीछे हटा था। यहाँ पर देख सकते हैं कि जवाहरलाल नेहरू की यह बात गवारा नहीं हुई कि ये जो 5 देश हैं ऐसा करें और हम नहीं करें। तो इसके लिए उन्होंने शांतिपूर्ण कार्यों के लिए, तो यहाँ पर देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू पीस, यानी कि पीस के उद्देश्य से शांतिपूर्ण कार्यों के लिए यह एक प्रकार का जो शक्ति है उस परमाणु शक्ति को विकसित करने के लिए इनके द्वारा ऐसा प्रयास किया गया था। और फलतः उस समय जो भाभा एवं उसके अन्य वैज्ञानिक थे जो इस कार्य में जुट गए और ट्रॉम्बे आणविक संस्थान और डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी की स्थापना की गई। यहाँ पर देख सकते हैं कि शुरुआत में परमाणु क्षमताओं को विस्तार करने के हेतु हमारे 2 देश हमारे साथ आए, उसमें अमेरिका भी आया और कनाडा भी। लेकिन अमेरिका का कहना था कि भारत अपने परमाणु क्षमताओं का उपयोग इस शर्त पर देगा कि उसकी परमाणु हथियार पे उसका यूज़ नहीं करेगा। तो भारत के अलावा और कौन था, तो इसमें कनाडा था। तो इसी प्रकार आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे भारत की समझ इस ओर बढ़ रही थी और भारत ने अप्सरा नाम का एक रिएक्टर बनाया था। तो ये आपको याद रखना है, कई बार पूछा गया है कि भारत की पहली, चूँकि यह पहली है तो आपको याद रखना है प्रथम परमाणु भट्ठी, यानी कि प्रथम परमाणु रिएक्टर। तो आपको ये प्रश्न पूछा जाएगा कि भारत की पहली परमाणु भट्ठी यानी कि पहली परमाणु रिएक्टर कौन है, तो वो अप्सरा है। पूछा जाएगा कि अप्सरा कब आया था, तो यह 1956 में बना था यह भट्टी, तो ये भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कनाडा, इसके बाद 1956 के बाद 1960 में साइरस नाम का एक भट्टी था, यह दूसरी था। तो यह किसके प्रयास से बना था, तो यह कनाडा के प्रयास से बना था। तो अब हम कह सकते हैं कि भारत इस परमाणु दक्षता की ओर धीरे धीरे इसकी जो वहाँ पे थी काफ़ी ज़्यादा पकड़ हो गई थी और भारत अपनी उस राह की ओर था कि अब वह न्यूक्लियर टेस्ट है उसको कर सकता है। और इसी प्रकार स्टार्ट हुआ हमारा पोखरण, जिसकी आज की चर्चा है, काफ़ी इसमें इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम जानेंगे कि पोखरण के अंतर्गत, राजस्थान में है यह पोखरण, इसके अंतर्गत 2 तरह का टेस्ट हुआ, एक 1974 में, दूसरा 1998 में। तो पहला जो पोखरण फर्स्ट हुआ हम उसे देख लेते हैं। यहाँ पे बताया गया है कि राजस्थान के जैसलमेर जिले के पोखरण रेंज में 18 मई, ये डेट भी आपको याद रखना है, 18 मई 1974 को एक सूखे कुएं में पहला परमाणु परीक्षण किया गया था। ये परमाणु परीक्षण इंदिरा गांधी के नेतृत्व में किया गया था, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बताया जा रहा है कि इस टेस्ट को पोखरण फर्स्ट के नाम से भी जाना जाता है एवं आपको इसका कोड नेम याद रखना है, क्योंकि यह जब परीक्षण किया गया था वह बुद्ध पूर्णिमा के दिन किया गया था। बुद्ध किस ओर बढ़ावा देते हैं, शांति की ओर। तो भारत ने बताया था कि यह शांति के उद्देश्य से ही किया गया है, क्योंकि भारत के पास भी अगर इस प्रकार का न्यूक्लियर रहता है तो चाइना हमें कभी धमकी नहीं देगा, वह हम पे अटैक नहीं करेगा, तो इससे शांति को बढ़ावा मिलेगा। हम इसका कभी भी पहले यूज नहीं करेंगे, यह भारत के द्वारा बताया गया था कि हम इसको पहले यूज नहीं करेंगे, नो फर्स्ट यूज। अगर कोई देश पहले हम पे हमला करता है तभी हम करेंगे, तो भारत के द्वारा यह कहा गया था। फिर भी भारत को, तो आपको इसका कोड नेम याद रखना है, मुस्कुराते बुद्ध यानी कि स्माइलिंग बुद्धा इसका कोड नाम दिया गया था। यहाँ पे कहा जा रहा है कि दुनिया के विरोध के बावजूद ने भारत ने यह कह दिया था कि भारत एक संप्रभु राष्ट्र यानी कि सोवरेन जो स्टेट है, भारत को जितने भी इस प्रकार के कार्य हैं उसके लिए खुद स्वतंत्र है कि वह अपने निर्णय ले सके, इसलिए उसने ऐसा किया है। किस उद्देश्य से किया है, तो शांतिपूर्व उद्देश्य से इसका परीक्षण किया है। तो चलिए नेक्स्ट है जो पोखरण सेकेंड, इसमें 5 प्रकार की जो परीक्षण किए गए थे, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट था। तो इसने भारत की और ज़्यादा इस मामले में निपुण बना दिया था। तो इसे हम शक्ति 98 के भी नाम से जानते हैं। तो आपको ये भी जानना है कि जो पोखरण सेकेंड है उसे किस नाम से जानते हैं, तो उसे शक्ति 98 के नाम से जानते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि पोखरण परमाणु परीक्षण के मिशन का नाम ऑपरेशन शक्ति दिया गया था। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका नाम क्या दिया गया था, ऑपरेशन शक्ति। इस मिशन में
अहम भूमिका निभाने वालों में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, तो इनका नाम याद रखना है अटल बिहारी वाजपेयी का। इसको काफ़ी ज़्यादा विरोध का सामना भी करना पड़ा था, लेकिन उन्होंने कह दिया था कि हमें अपने जितने भी मित्र देश हैं या हमें कितने भी आत्मनिर्भर बनने के लिए हमें ऐसा करना होगा, वे इससे पीछे नहीं हटे थे। तो इनके बारे में आपको याद रखना है। साथ ही उस समय जो रक्षा मंत्री थे वे जॉर्ज फर्नांडिस थे, हाल ही में इनका निधन हुआ है। एवं पूर्व राष्ट्रपति उस समय वे क्या थे, तो वे रक्षा मंत्रालय में सलाहकार थे, अब अब्दुल कलाम। तो इनके बारे में भी याद रखना है। जो बाद में जाकर राष्ट्रपति बने थे, तो अब्दुल कलाम भी उसमें शामिल थे। ये काफ़ी उस समय बड़े इंजीनियर थे, यानी कि वैज्ञानिक थे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यही जो पोखरण रेंज था वहाँ पे किया गया था, और किन के नेतृत्व में। यहाँ पे देख सकते हैं उसमें प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, एवं यहाँ पे अन्य को देख सकते हैं जो यहाँ पे देखा जा सकता है एपीजे अब्दुल कलाम के एवं अन्य को। तो यहाँ पे देखिए यह जो परीक्षण कब किया गया था, यह डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। यह परीक्षण 11 मई 1998 यानी कि 1998 को पोखरण में अपने शक्ति फर्स्ट न्यूक्लियर मिसाइल से सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था। यानी कि 11 मई को उस दिन 3 परीक्षण किए गए थे शक्ति के, और बाद में 13 मई के 2 अन्य किए गए थे। तो इस प्रकार कुल 5 परीक्षण किए गए थे, और इसका नाम क्या दिया गया था, पोखरण 2। देखिए इसी इसके सहारे या यहाँ पे देख सकते हैं ये जो पोखरण 2 में ऑपरेशन शक्ति है, यही जो सिलेंड्रिकल जो बेलनाकार आप बॉम्ब देख रहे हैं इसी का परीक्षण किया गया था। यह ठीक परीक्षण से यानी विस्फोट से पहले का यह इमेज है। यहाँ पे चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका कोड नेम क्या दिया गया था, शक्ति। चूँकि जो पहला परीक्षण हुआ था 1974 में, उसका नाम दिया गया था लाफिंग बुद्धा, मुस्कुराते बुद्ध। तो इसका नाम क्या था, तो दोनों को नाम आपको याद रखना है। इसका कोड नेम था शक्ति। यहाँ पे देख सकते हैं कि इस टेस्ट को राजस्थान स्थित भारतीय सेना के कहाँ पे किया गया था, तो पोखरण टेस्ट रेंज में इसे अंजाम दिया गया था। 5 परमाणु, जैसा कि आपको बताया गया, 5 परमाणु उपकरणों के ऑपरेशन शक्ति के दौरान विस्फोट किया गया था, जिसमें जो हथियार थे ग्रेड प्लूटोनियम के थे, सारे प्लूटोनियम से निर्मित थे। एवं आपको इन 3 वैज्ञानिकों का भी नाम याद रखना है जिनको सफलता का श्रेय जाता है। एपीजे अब्दुल कलाम पहले हो गए, दूसरा आर चिदम्बरम हो गए, और तीसरा अनिल काकोदकर हो गए। अब चलिए इतनी बड़ी परीक्षण हो गई, भारत पर तो जो प्रतिक्रिया था वो काफ़ी ज़्यादा लाजमी था अन्य देशों का जो इस पे करते। तो यह देखिए किन किन देशों ने क्या क्या प्रतिक्रिया दिया। तो इस परीक्षण की सफलता पर भारतीय जनता ने भरपूर प्रसन्नता जताई। भारत के लोग काफ़ी खुश हुए। जहाँ पे परीक्षण हुआ था वहाँ के आसपास के घर में दरारें आ गई, कई घर फूट गए, लेकिन लोग खुश थे कि चलिए हमें पड़ोसी देशों से अब डरने की बात नहीं है, हमें भी इस प्रकार की दक्षता हासिल हो गई। वह अपने मकान को टूटने फूटने से दुख में नहीं थे, बल्कि खुशी थे। तो यहाँ पे देख सकते हैं अन्य देशों के द्वारा यहाँ पे इसका विरोध किया गया। इंडिया स्टॉप न्यूक्लियर टेस्टिंग, देखिए ये सारे यूरोपियन कंट्री में ऐसा कहा गया। आगे देख सकते हैं कि उस समय इजराइल एकमात्र ऐसा देश था जो हमारा इस परीक्षण का समर्थन किया कि भारत ने सही किया है, क्योंकि उसके जो पड़ोसी देश हैं उससे उसका लगातार खतरा बना रहता है। तो भारत उसने सही किया। इसके अलावा कई देश थे जो कुछ ना कहें, अर्थात हाँ या ना में भी कुछ नहीं बोले, वे चुप बने रहे, यानी कि भारत की निंदा करने से परहेज किया, जैसा कि ब्रिटेन, फ्रांस और रूस। लेकिन अमेरिका भारत के पीछे पड़ गया, क्योंकि उस समय लगातार अमेरिका की काफ़ी ज़्यादा अच्छे सैटेलाइट थे। वो बार बार प्रयास कर रहा था कि भारत को इस दक्षता को रोका जाए, भारत कभी ऐसा ना करे। तो उसकी जो खुफिया एजेंसी थी CIA लगातार भारत पे नज़र रखी हुई थी, और फिर भी भारत ने इस प्रकार को परीक्षण किया तो उसको काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदगी हासिल करनी पड़ी। और ऐसा अमेरिका ने फिर क्या किया, तो भारत पे काफ़ी ज़्यादा आर्थिक दंड लगा दिए, जैसा कि देख रहे हैं अमेरिका पे अभी लगाया गया है। लेकिन इस आर्थिक दंड का ज़्यादा लंबे समय तक भारत पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लगभग 5 साल के अंदर सभी ये जो थे हटा लिया गया। उस समय पाकिस्तान काफ़ी चिलमिला उठा, और उसने भी भारत को परमाणु परीक्षण की धमकी दे बैठा। और फलतः 28 मई, चूँकि यह कार्य उन लोग का भी पहले से चल रहा था, तो 28 मई 1998 को चिगाई फर्स्ट, तो आपको ये भी याद रखना है कि जो चिगाई फर्स्ट है उसका जो परमाणु परीक्षण है वह किस देश के द्वारा किया गया था, तो वह पाकिस्तान के द्वारा किया गया था। और चिगाई सेकेंड भी पाकिस्तान के द्वारा, दोनों का डेट याद रखना, एक 28 मई को और दूसरा 30 मई को, दो दिन के अंतराल में किया गया था पाकिस्तान के द्वारा। चूँकि पाकिस्तान की इस परीक्षण को काफ़ी ज़्यादा क्या करना पड़ा था, तो उसको अंतर्राष्ट्रीय दबाव झेलना पड़ा था, क्योंकि पाकिस्तान का यह जो टेक्नोलॉजी था उसे अन्य कई जो
आतंकवादी देश हैं उस प्रकार को वहाँ पे बेचने की ऐसी बातें सामने आई थी। यहाँ पे देख सकते हैं जो चीन के बारे में हमेशा हमारा विरोध करता है, उस बार भी किया था। चीन ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से भारत को परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर और परमाणु शस्त्रागार को समाप्त करने पर दबाव डाला था कि भारत को अब एनपीटी पे साइन करना चाहिए और भारत पे जो बनाया है उसको समाप्त कर देना चाहिए, ऐसा चीन का कहना था। लेकिन भारत अपनी ओर अटल था। यहाँ पे देख सकते हैं कि भारत परमाणु हथियार रखने वाले देशों के समूह में शामिल होने के साथ एक एशियाई सामरिक देश में ताकत, चूँकि पहले परमाणु हथियार एशिया में किसके पास था, तो चीन के पास था, तो वे काफ़ी ज़्यादा इससे अपने आप को काफ़ी ज़्यादा निपुण समझ रहा था। तो अब भारत के पास भी हो गया था, तो भारत को अब जितने भी एशियाई सामरिक देश थे वहाँ पे काफ़ी अच्छे देश के रूप में उभरा। अब देखिए कुल मिलाकर जैसा कि बताया गया, अंतर्राष्ट्रीय दबाव तो भारत पे काफ़ी ज़्यादा पड़े, आर्थिक दंड भी भारत को झेलना पड़ा, लेकिन लगभग भारत की कूटनीति काफ़ी अच्छी थी। अमेरिका भी अपने प्रतिबंध हटा लिया बाद में, और लगभग अन्य देश भी 5 वर्ष के भीतर सभी जो इस प्रकार का था उसे हटा लिया गया। अब चलिए हम इससे रिलेट करके जान लेते हैं कि नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया जाता है पोखरण जो परीक्षण हुआ था उसी के कारण। तो इसके बारे में थोड़ा हम डिटेल जान लेते हैं। यह भी आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव के हिसाब से, कि नेशनल टेक्नोलॉजी डे कब मनाया जाता है। तो यह 11 मई को प्रत्येक साल मनाया जाता है। इस दिन को याद करने के लिए हर साल 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया जाता है, जो पोखरण परीक्षण है। इसके साथ ही अन्य 1-2 कार्य और भी हुए हैं इस दिन, जैसा कि आप देख सकते हैं। पहला जो त्रिशूल, तो आपको ये भी याद रखना है जो त्रिशूल है यह किसके द्वारा विकसित किया गया था, तो जो डीआरडीओ है उसी के द्वारा यह विकसित किया गया था। इसके अंतर्गत त्रिशूल को भी याद रखना है, उसी समय किया गया था 1998 में। तो इसके याद में भी नेशनल टेक्नोलॉजी डे यानी कि भारतीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। साथ ही उसी समय जो हमारा पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट है, तो ये भी याद रखना है कि भारत का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कौन सा है, तो वे हंस फर्स्ट है, उसको भी विकसित किया गया था। तो इसी के लिए हर साल टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में काम करने वाले नेशनल जितने भी लोग हैं उनको नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। तो चलिए वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। आपको काफ़ी कुछ आज सीखने को मिला होगा इस वीडियो में। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें और हमें कमेंट के द्वारा बताएं एवं इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।